नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। 9 नवंबर की दो घटनाएं, बड़ी घटनाएं, डीमोनेटाइजेशन और डोनाल्ड ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट बनना। ये दो घटनाएं क्या भारत में कुछ बदलाव लेकर आ सकती हैं? भारत में 500,000 रुपए का नोट बंद हुआ तो अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूप में चुना, लेकिन ऐसे मौके पर भारतीय इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? निवेशकों को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? यही जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल चोपड़ा, ग्रुप सीईओ एंड डायरेक्टर बजाज कैपिटल। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। धन्यवाद स्वाति। अनिल जी, ऐसी दो घटनाएं 9 नवंबर 9/11 बोलते हैं इसको। 9/11 एब्सोल्युटली, आपने काफी अच्छे से इसको पुट किया। डीमोनेटाइजेशन एंड डोनाल्ड ट्रंप इम्पैक्ट। इनफैक्ट ये जो दो बड़ी घटनाएं हैं, इसको लेकर बाजार और खासतौर पर निवेशक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे, या इनफैक्ट कह सकते हैं घबरा रहे हैं कि आखिरकार आगे जाकर क्या होगा। एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। हमारे पैसों का क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोकल अपने इसमें कहें, आजकल के सिनारियों में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने का इम्पैक्ट शायद ज़्यादा तौर पर लोगों के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरा एक सिनारियो है, इसको लेकर इतना ज़्यादा टेंशन क्यों बनी हुई है? यहाँ हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, ये जो दो घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, ये कोई मामूली घटनाएं नहीं हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक जो सबसे बड़ी इकॉनमी है वर्ल्ड की, अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट का चुनाव, वो हमेशा ही एक बहुत महत्वपूर्ण उसको लोग इंतजार करते हैं कि कौन नया प्रेसिडेंट बनेगा और उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी। और उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगे। इंडिया में ज़्यादातर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद हिलेरी क्लिंटन जो है बनेंगी, और उसको चलते जब लोगों को पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो थोड़ा सा उनको वो एक अनहोनी लगा और उनको एक असमंजस की स्थिति बनी कि अब क्या पॉलिसीज़ आएंगी, उनके जो बयान आते रहे पीछे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली जो दूसरी घटना की हम बात कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन या 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की, ये तो एक कोई अनहोनी भी नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसकी लोग कोई उम्मीद कर रहे थे, ना इसका किसी को सपनों में भी इसका कोई अंदेशा था कि ऐसी कोई बात हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी घटना स्वतंत्र भारत में सिर्फ दूसरी बार हुई है। ये ऐसी बात नहीं है कि हर चंद वर्षों में जो नोट पुराने बंद कर दिए जाते हों, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो सन 78 में पिछली दफ़ा जो है वो 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, और आज की जो यंग जनरेशन है उनको तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नोट जो उनकी जेब में हमेशा रहते हैं और जिससे वो खरीदारी करते हैं और अपनी दिनचर्या निभाते हैं, वो एकदम से डिफंक्ट हो जाएंगे और उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसके दो जो चीज़ें हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और एक जो लोकल इंडिया में, इन दोनों का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी मिला जुला रहा और लोग जो है अचंभे में रह गए, और इसके चलते एक असमंजस की स्थिति बन गई। और अभी सब लोग जो हैं वो वेट एंड वॉच करके इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कुछ बादल छटें तो सामने से कुछ सूरज निकले, समझ में आए कि क्या हुआ है और आगे हमें क्या करना है। एब्सोल्युटली, और यही डिस्कस करने के लिए आज मनी गुरु में अनिल जी हम आपके साथ यहाँ पर हैं। इनफैक्ट कई लोग जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसे सिचुएशन में, सिनारियो में, जैसा कि आपने कहा कि वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए, अभी इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए। हम शो के दौरान अभी शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म तक इसका क्या आउटलुक देखा जा रहा है इंडियन पर्सपेक्टिव में। इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। लोग लाइनों में खड़े हैं अगर 500,000 के नोट बदलवाने के लिए, लेकिन वो ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे लिए इसके क्या फायदे हैं। इनफैक्ट अगर डिमोनेटाइजेशन के हम शॉर्ट टर्म इंपैक्ट के बारे में बात करें तो आखिरकार ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट लोगों के लिए क्या पेन लेकर आ रहा है कि गेन लेकर आ रहा है, ये कई लोग समझना चाह रहे हैं। देखिए, कई तरह के लोग हैं हमारी जनसंख्या में। अगर उनका विभाजन करें हम तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे हैं, उसके आसपास है, फिर एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, और फिर थोड़े से रिच लोग हैं। तो हर एक जो ये सेगमेंट है, इनका जो रिएक्शन है वो अलग अलग है। जो तो गरीबी रेखा के आसपास हैं, उससे नीचे हैं, वो तो अपने सिर्फ रोज़मर्रा के जो उन्होंने सब्जी लेनी है, फ्रूट लेने हैं, उनके पास छोटे चिल्ले पैसे नहीं हैं, उसके लिए वो लाइन में लगे हैं, तो उससे जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की और अपर क्लास की, उनके सामने अलग तरह की कठिनाइयाँ हैं, अलग तरह के उनके जहन में सवाल हैं। जैसे कि जो गोल्स हैं लोगों के, फ्यूचर रिटायरमेंट प्लानिंग के, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ने के, या शादी के लिए पैसे जोड़ने के, या घर बनाने के लिए, तो इन सब के जो जहन में जो सवाल आ रहे हैं उसके हम यहाँ कोशिश करते हैं एक एक करके समझने का कि वो कैसे रिएक्शन कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने निवेश करना है और अभी वो यंग हैं, मैरिड है, छोटे बच्चे हैं, तो उनके सामने जो ऑप्शंस हैं, एक तो ऑप्शन रहता है गोल्ड का। तो गोल्ड से तो हमारी ये सलाह रहेगी कि अभी थोड़ा दूर ही रहें,
क्योंकि अभी उसमें भी काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ये हमें याद रखना चाहिए कि जो भी पैरेलल इकॉनमी है या जो भी अनअकाउंटेड मनी है या ऐसा पैसा है जिस पर लोगों ने टैक्स नहीं दिया हुआ, वो या तो कैश के जरिए या नोटों के जरिए घर में पड़ा रहता है, या फिर वो गोल्ड में चला जाता है, निवेश हो जाता है, या फिर वो रियल एस्टेट में जाता है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उनका ये एक चुनावी एक उनका प्रॉमिस था, एक उनका वादा था कि वो भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्लैक मनी से मुक्त करेंगे और जो पैसा अनअकाउंटेड है उसको सिस्टम में वापस लेकर आएंगे। उन्होंने पहला कदम उठाया है, तो दूसरा तीसरा कदम भी आने वाले महीनों में उठा सकते हैं। तो गोल्ड को लेके हमारी ये सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा इंतजार करें और जब गोल्ड के प्राइसेस सेटल हो जाएं उसके बाद ही इसमें निवेश करें। रही बात रियल एस्टेट की, तो उसमें भी जिन लोगों ने अपना घर बनाना है उनके लिए हम ये सलाह देना चाहेंगे कि क्योंकि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा पैरेलल इकॉनमी का पैसा निवेशित रहता है, तो उसमें अब जब ये रीएडजस्टमेंट होगी तो वहाँ प्राइसेस कुछ कम आएंगे, उसके लिए भी इंतजार करने की हम आपको सलाह देंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट, अगर आपके बैंक में पैसा आपने वापस जमा करा दिया है या आपके बैंक में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो आपके सामने जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो हैं लिक्विड फंड्स में निवेश करने की। अगर आपको पैसा कभी भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सेविंग बैंक से और करंट अकाउंट से और इवन 1 साल की बैंक एफडी से ज़्यादा आपको ब्याज वहाँ पे रिटर्न मिल जाएगी। और दूसरी जो एक अच्छी निवेश की जो एक ऑप्शन है जो हम सबको सलाह देना चाहेंगे वो है लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इक्विटी में निवेश करना, क्योंकि बहुत खासा करेक्शन आया है। प्राइसेस जो हैं आप देखें 8 से 10% गिर गए हैं, तो ऐसे मौके जो हैं वो बार बार नहीं आते हैं। तो इक्विटी में निवेश करें, लॉन्ग टर्म होराइजन अगर है, शॉर्ट टर्म होराइजन है तो लिक्विड फंड्स में निवेश करें, गोल्ड से दूर रहें, रियल एस्टेट से दूर रहें। तो ये बेसिकली ये इस अपॉर्चुनिटी, इस ऐसे सिचुएशन से अपॉर्चुनिटी निकालना डेफिनेटली एक निवेशक के लिए अभी फायदेमंद साबित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली पैनिक अगर आप नहीं होंगे तो आपके जो तमाम जो आपने अपने लिए कुछ गोल सेट किए होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, वो आप डेफिनेटली इसको पूरा कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम शॉर्ट टर्म की ही बात करें अनिल जी, जैसे कुछ ऐसे, जैसे क्योंकि कई निवेशक है, छोटे कारोबारी हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि डेली कैश में डील करते हैं। हम सिर्फ उनकी बात नहीं करें जो शायद म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते होंगे या जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, बट ऐसे भी जिनका डेली कैश के साथ डीलिंग्स हैं, हो सकता है उनको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो। ऐसे में उन्हें क्या करने की सलाह ऐसे मोमेंट पे? हाँ, देखिए, जो छोटे ट्रेडर्स हैं या जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जिनके बिजनेस में कैश का काफ़ी चलन था, उनको अपना बिजनेस मॉडल दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा। उनको दोबारा से आदत डालनी पड़ेगी कि इवन जो छोटे सब्जी वाले, फ्रूट वाले भी हैं, आपको ज़्यादा अचंभा नहीं होना चाहिए अगर आप 2-3 दिनों के, हफ्ते के बाद पाएं कि वो भी एक क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन लेके बैठे हैं और जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे वो अपना डेबिट कार्ड निकाल के स्वाइप कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड निकाल के स्वाइप कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनको अपनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि ताकि उनके बिजनेस पे ज़्यादा असर ना पड़े, क्योंकि लोगों के पास कैश अब जल्दी से इतना ज़्यादा उनके बटुए में आने वाला नहीं है। तो उनको ये सब अभी परिवर्तन, ये सब बदलाव हम देखेंगे समाज में, जो छोटे ट्रेडर्स हैं। रही बात कि जो शॉर्ट टर्म में ये सब अभी कुछ हफ्ते या मे बी 2 या 3 महीने की बात है, लेकिन उसके बाद हम पाएंगे कि हमारी जो जीडीपी थोड़ी बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट होगी या थोड़ी सी जो श्रिंक होगी, क्योंकि लोग अभी आजकल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके पास पैसा है भी नहीं जिसको वो खर्चा कर पाएं। दुकानों में भी रश कम है, मॉल्स में भी रश कम है, इवन सिनेमा हॉल से, इवन क्रिकेट के मैच भी जो हो रहे हैं वहाँ पे भी लोगों के पास टिकट लेने के लिए पैसे नहीं है। तो इन सब चीज़ों के चलते कंजम्पशन जो है वो श्रिंक हो रहा है और जीडीपी जो है हमारी वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन ये सिर्फ महज 3 या 6 महीने की बात है। बहुत ही जल्दी हम पाएंगे कि जो पैसा सिस्टम में आ रहा है और वापस जब वो निवेश होगा, जब वो बैंकिंग सिस्टम में जाएगा, वहां से जो बड़ी अच्छी कॉर्पोरेट्स हैं उनको लोन्स मिलेंगे सस्ते दाम पे और बिजनेसमैन जो लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट के तौर पर हम डेफिनेटली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और बेनिफिट्स देखने को शॉर्ट टर्म में थोड़े से पेन लेने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। छोटा शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म गेन इसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं। जैसे हम लगातार बता रहे हैं, जीडीपी पे डेफिनेटली एक ग्रोथ देखी जा सकती है ड्यू टू मेनी रीजंस। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स की बात करें, जैसा रियल एस्टेट में आपने कहा, रियल एस्टेट और देन इनफैक्ट आईटी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी मैं बात करूंगी अनिल जी आपसे, क्योंकि एक बात देखी गई है रियल एस्टेट पे, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा और आपके पास आना चाहूंगी कि लोग मार्केट में निवेश करने की बजाय रियल एस्टेट में निवेश करते हैं ऐसे टाइम में। क्या अब ये वक्त आ गया है? देखिए, रियल एस्टेट में जो निवेश करते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं।
एक तो वो होते हैं जिनके पास कुछ काला धन है या अनअकाउंटेड मनी है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो उसको कैसे संभालें, उसको कहाँ लगाएं। तो रियल एस्टेट में एक प्रथा बनी हुई थी, एक नियम सा बना हुआ था कि वहाँ पे अगर कोई 100 रुपये की प्रॉपर्टी है तो आप 60 रुपये चेक से दे तो साथ में 40 रुपये कैश दे के भी अपना कैश वहाँ खपा सकते हैं। तो लेकिन अब आगे चलते हुए ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे कैश की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और सरकार के नियम और इस पर कड़े होते जाएंगे, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस भी कम होंगे और साथ में वहाँ पे कैश का खपत भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी। तो इसके चलते रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली दूसरी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इक्विटी मार्केट्स या बॉन्ड मार्केट वगैरह, जहाँ से वो उनको अच्छी रिटर्न मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा ऐसा एक सेगमेंट है, एक तबका है जो कि अपना खुद का घर बनाने का सपना देख रहे हैं, अपना घरौंदा खुद का अपने परिवार के लिए, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब उनको अफोर्डेबल हाउसेस कम प्राइसेस में मिलेंगे, क्योंकि कीमतें गिरेंगी। तो ये बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में। तो ये एक बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ महीनों तक रियल एस्टेट सेक्टर में क्योंकि जो पूरी जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो अपने बिजनेस को संभालने में लगेंगे, अपनी ओवरऑल बैलेंस शीट को संभालने में लगेंगे। जो उन्होंने लोन ले रखे हैं बैंकों से, उनको शायद वापस करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो 3 से 6 महीने की एडजस्टमेंट लगेगी। उसके बाद ही जो है उनकी गाड़ी वापस ढर्रे पे आ पाएगी। गाड़ी ढर्रे पे आएगी डेफिनेटली, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि पटरी से उधर नहीं रही गाड़ी, वापस आने के लिए कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। अब सेक्टोरल बात करें, अगर इम्पैक्ट रियल एस्टेट की हमने बात की, क्योंकि अब कुछ ऐसे सेक्टर है जैसे कि आईटी और फार्मा हो गया अनिल जी, ये डबल साइड इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ डीमोनेटाइजेशन बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इम्पैक्ट ऑल्सो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई जो भाषणों में आईटी इंडस्ट्रीज और इनफैक्ट फार्मा इंडस्ट्रीज आउटसोर्सिंग को लेकर, जो भारत से काम करने के लिए लोग जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बात कही। तो वहाँ पर भी एक अनसर्टनिटी का माहौल आ गया था। तो अब ऐसे सेक्टर्स में क्या करने की जरूरत है, क्योंकि निवेशक यहाँ भी डरे हुए हैं कि अगर मेरा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है तो एक तो डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप इम्पैक्ट। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में कैसा इम्पैक्ट नजर आता है? हाँ, देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये जो सेक्टर्स जैसे आपने बताया कि ये आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो गए या फार्मा हो गया या इंडस्ट्रियल मेटल्स हो गए। देखिए हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर बात करें तो उन्होंने जो अपने चुनाव के पहले भाषणों में जो स्टेटमेंट्स दिए, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी कि वो प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इंडिया के अगेंस्ट इल्जाम लगता था 15-20 साल पहले कि इंडिया में बहुत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं और इंडिया जो है अपनी इंडस्ट्री को बहुत शेल्टर करता है और उनको बाहर की कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनको आने नहीं देता और ग्रोथ नहीं होने देता। तो ये सब अब उल्टी गंगा बह रही है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो खुद यही राग अलाप रहे हैं कि अब प्रोटेक्शन दिया जाए अपनी खुद की इंडस्ट्री को, अपनी लेबर इंडस्ट्री को और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो उसके चलते वो आउटसोर्सिंग के थोड़े से विरोध करते दिखे और उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि अगर मैं पावर में आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि भारत जो जॉब्स हैं अमेरिका की वो अमेरिका में ही रहें, वो दूसरे कंट्रीज में ना जाएं। तो इसके चलते आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या उनके वो जो चुनावी भाषण थे, क्या वो उसको एक्चुअल रियलिटी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक अच्छी लेबर, हाई क्वालिटी की प्रोफेशनल लेबर आपको अवेलेबल है वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में और उससे आपको बेनिफिट होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है अगर आप उनको यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली वो उनकी अपनी इंडस्ट्री, उनकी अपनी जो कंपनीज हैं वो उसको अपोज करेंगी। तो ये किस हद तक उसको वो इंप्लीमेंट कर पाते हैं इस चीज़ पर निर्भर करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसे सिचुएशन में क्या दूर रहना चाहिए ऐसे सेक्टर से शॉर्ट टर्म में, या लॉन्ग टर्म आपको लगता है कि पॉजिटिव ही नजर आ रहा है देखिए अगर इन्वेस्टर्स को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लोगों को अभी ये क्लैरिटी नहीं रहेगी कि क्या आउटसोर्सिंग कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी और एक्सपोर्ट्स पे भी थोड़ा इसका असर पड़ेगा। तो इसके चलते इंडस्ट्रियल मेटल्स हो गए या फिर जो एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज हो गई या जो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं जो ज़्यादा डिपेंड करती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, पर्टिकुलरली यूएस क्लाइंट्स के ऊपर, ऐसी कंपनीज और ऐसे सेक्टर में थोड़ा सा हम अभी गिरावट देख सकते हैं अगले 1 से 2 क्वार्टर तक। इनफैक्ट अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें इन दिस सिनारियो, बैंकिंग सेक्टर हो गया या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, ऐसे सेक्टर्स में क्या आउटलुक रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा नज़र होती है इन्वेस्टर्स की कि अब ऐसे सिचुएशन में जब डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट है, जब आगे इसको और कुछ हम इम्पैक्ट देख पाएंगे या ट्रंप इम्पैक्ट है, तो
बैंकिंग सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या आउटलुक रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक बहुत ही एक डिबेटेबल अभी पॉइंट हो जाता है कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है इसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत से इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं अगर उसको समझने की कोशिश करें। पहला तो ये बात है कि क्योंकि बहुत सारा पैसा, अगर हम एक्सपर्ट्स की सुने तो ये कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ से लेकर 8 लाख करोड़ तक पैसा जो है वो पैरेलल इकोनॉमी का या जो काला धन था वो बैंकों में आ जाएगा अगले कुछ हफ्तों में या 31 दिसंबर से पहले। ये एक बहुत बड़ी रकम है और इससे जो बैंक्स की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, जो पैसा अदरवाइज वो बॉन्ड इशू करके या गवर्नमेंट से उधार लेके आरबीआई से या पब्लिक से डिपॉजिट्स लेके जो करते थे, वो उनको बहुत ही सस्ते रेट पे सेविंग्स अकाउंट पे 4-4.5% पे या करंट अकाउंट में, तो उनको वो उनकी ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव करेगी क्योंकि उनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी एट ए वेरी लो कॉस्ट। और क्या बैंकों के पास मौका है अनिल जी, ब्याज दरें कम हो सकती क्योंकि लोग इसका भी इंतजार करें, क्या पता? बिल्कुल, डेफिनेटली उनको कम करनी पड़ेंगी। उनको वो जो अभी अगर 6-7% दे रहे हैं एफडी के ऊपर, तो उसको वो कम करेंगे क्योंकि उनको इतना सारा पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे भी कम लागत पे, तो वो डेफिनेटली एफडी के इंटरेस्ट रेट को और कम करेंगे। लेकिन मेन बात यह है कि ये जो एडिशनल पैसा आ रहा है इसको वो डिप्लॉय कहाँ करेंगे। उन्होंने इसको उनका बिजनेस है लोगों से पैसा लेके कॉर्पोरेट्स को और इंडस्ट्री को उधार देना, लेकिन अगर कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री अभी तैयार नहीं है उनसे पैसा लेने के लिए, तो बैंक्स के लिए एक ये डबल वहमी भी हो जाएगी कि पैसा तो उनको सस्ता मिल गया लेकिन वो आगे उसको क्या करें। एक और भी प्रॉब्लम है बैंक्स के लिए। अच्छाई तो यह है कि उनको पैसा मिल रहा है सस्ते रेट पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ सेक्टर्स जो है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज ने बैंक से कर्जा लिया हुआ है और उनकी खुद की हालत अब थोड़ी सी पतली होने वाली है, तो वो शायद वहां पे थोड़ा डिफॉल्ट करें, डिले करें, उसके चलते भी बैंक्स को प्रॉब्लम हो सकती है, उनके एनपीए में थोड़ा इजाफा हो सकता है। तो ये मिले जुले रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर क्या अलग अलग नजरिया रखना चाहिए इस टाइम पे? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, क्योंकि जो पैसा अभी वापस आया है वो हमने देखा कि ज्यादा सरकारी बैंकों में आया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उनको बहुत फायदा होगा। जो कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं या पोस्ट ऑफिस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह, वहां पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कम होगा बट नेगेटिव ज्यादा होगा क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है रियल एस्टेट को या दूसरी एफएमसीजी इंडस्ट्री को, जहां पे कि अभी रफ्तार स्लो होने वाली है, वो ज्यादा है। तो ये मिक्स रहेगा और कुछ महीने तक हमको इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि हम इन सेक्टर्स में निवेश करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और इम्पैक्ट्स की हम बात करेंगे। इन दोनों ही जो खबरें आई हैं उसका देश की इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हम आने वाले टाइम में देख पाएंगे।